गुड आफ्टरनून। चलिए, तो हम लोग पिछली क्लास में लैंड फ्रंटियर्स यानी कि भारत की सीमाई कंडीशंस को देख रहे थे। विशाल जरा खाली मैप दिखा देना, भारत वाला जो कल जो था। हाँ, या ऐसे ही इंडिया का मैप एक डाउनलोड कर दो दोस्तों, ताकि थोड़ा सा आसान रहता है इन लोग। और तो क्रोम से करिए, बता देंगे। ठीक है, तो कल के कौन कौन से देखे हम लोग। हमारी लैंड फ्रंटियर मतलब कि सीमा कितना लंबी है, 15,106.7। ठीक है, किताबों में भले ही 15,200 देता है, बट ये होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के हिसाब से ये है। अगर एग्जाम में 15,106 ना हो तो आप 15,200 को क्या कीजिएगा, आप इसको टिक कीजिएगा। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ हमारी बाउंड्री लगती है, वो हम लोग देखे। और जो अभी बात कर रहे थे कल के क्लास में कि हमारे पड़ोसी देश कौन कौन है और उन पड़ोसी देशों के साथ हमारी कौन कौन सी सीमाएं टच करती है, जिसमें हम सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश का देखे, उसके बाद हम देखे चीन का देखे, उसके बाद पाकिस्तान का देखे, और इनसे सटे हुए सभी राज्यों की बात की हमने। और साथ ही साथ हम क्या देख रहे हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में हमारे विवाद हैं, ये भी हम देख रहे हैं साथ में। तो हमारा जहां तक मुझे याद आ रहा है कि हम लोग नेपाल तक, और नेपाल में हमने काला पानी, लिपू लेक, दो जगहों का नाम लिया जिसको लेकर भारत और नेपाल के बीच में थोड़ा विवाद है। और ये दोनों स्थल कहां पर है, उत्तराखंड में स्थित है। और काली नदी के बहाव में परिवर्तन के कारण ये विवाद क्या होता है आपका, उत्पन्न हुआ है आपका। उसका मूल कारण ये है आपका। हालांकि इतिहास में नहीं जाना है हमें इसमें कैसे सुगौली की संधि होती है, तो ये सब तमाम चीजें अलग। तो नेपाल हो गया आपका। चलिए, नेपाल के बाद हमारा देखते हैं कि हमारी बाउंड्री टच करती है आपकी कौन सी, इधर है आपका कौन सा देश, म्यांमार। तो अब आइए म्यांमार, म्यांमार और भारत की सीमा। म्यांमार और भारत की सीमा, यहां देखिएगा, यहां कौन कौन से राज्य आपके टच कर रहे हैं आपका। यहां पर आपको दिख रहा है ये अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है आपका। इसके बाद आपको मिलेगा नागालैंड, इसके बाद आपको मिलेगा मणिपुर, उसके बाद आपको मिलेगा मिजोरम, मगर त्रिपुरा टच नहीं करता है। त्रिपुरा यहां किसका, ये बाउंड्री क्या है, ये बाउंड्री जो आप देखते हैं ये बांग्लादेश का बाउंड्री है। ये क्या है आपका, बांग्लादेश का बाउंड्री, ये आपका बांग्लादेश था, ये ना। तो ये त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश के अंतर्गत है। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये चार राज्य आपके म्यांमार के सीमा से टच करते हैं आपका। और लगभग इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये 1643 किलोमीटर आपका, ये दोनों के बीच में बाउंड्री है। और सबसे अच्छी बात ये क्या है, ये सबसे अच्छी बात कि भारत और म्यांमार के बीच में किसी भी प्रकार का सीमा विवाद नहीं है। थोड़ा बहुत तो चलता है, मगर ऐसा कोई विवाद नहीं जिसको लेकर जो है वो बड़े पैमाने पर डायलॉग्स चल रहे हो, बातचीत चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं, छोटा मोटा तो होता है वो। तो ये सीमा विवाद रहित जोन है आपका यहाँ। तो म्यांमार का हमने देख लिया। अब आइए, तो अब कौन सा जोन आएगा आपका, तो मतलब कि एक, पहला बांग्लादेश, दूसरा चीन, तीसरा पाकिस्तान, चौथा नेपाल, पांचवा म्यांमार और छठा कंट्री होगा आपका भूटान। ठीक है, तो भूटान, भारत भूटान सीमा, ये जो है भारत की भूटान से कितने किलोमीटर की सीमा लगती है, लगभग 699 किलोमीटर की सीमा है आपकी। कौन कौन से राज्य हैं स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं यहां पर। इधर आपका सिक्किम लग रहा है, इधर अरुणाचल प्रदेश, हाँ तो इधर लिखते चले जाते हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इधर आइए तो देखिए आपको ये असम का भाग टच करेगा, और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल मतलब कि वेस्ट बंगाल। तो ये
इतने राज्य, मतलब 4 राज्यों की सीमा आपकी भूटान से लगती है। और भूटान के विषय में क्या जानते हो बाबू तुम लोग? भूटान के बारे में, भूटान के विषय में इतना जानिए कि ये भूटान का जो क्षेत्र है बिल्कुल हिमालय की गोद में बसा हुआ एक छोटा सा प्यारा इसलिए क्योंकि बहुत हरियाली है, बहुत प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो ये पहाड़ी क्षेत्र है आपका। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, 5-6 लाख पॉपुलेशन है टोटल। और इनका जो था भूटान का, कहा जाता है कि भारत जो है, पहले ऐसे देखिए, भूटान जो है वो लगभग 1975 ईस्वी तक, ये उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं होगा, 1975 ईस्वी तक इसका विश्व के किसी भी देश के साथ कोई रिलेशन नहीं था। ये अपने में ही मस्त थे, अपने में ही खुश रहते थे। और ये जो भूटान की जो आज के वक्त में भी विदेशी मामला हो, चाहे फॉरेन डिप्लोमेसी का मामला हो, चाहे हम आर्मी की बात करें या आप कह लीजिए डिफेंस का बात करें, रक्षा की बात करें, तो रक्षा और विदेश दोनों मामले में ये भारत का हेल्प लेता है। ठीक है ना, भारत इसको मदद करता है मित्र के नाते, न कि अपने नीचे होने के नाते। मित्र के नाते दोनों के बीच में एक संबंध है, जिसके कारण भूटान की विदेशी पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी को भारत कंट्रोल करता है। याद कीजिए आप लोग, 2017 में शायद एक झड़प हुई थी जिसको आप सुने होंगे। 2017 में चीन और भारत की सेनाएं आमने सामने आ गई थी। एक नाम आता है डोकलाम, उस नाम को याद रखना है आपको, यहां पर हम बताते हैं क्या है। तो बड़ा कैसे किया, यहां करते हैं तो ये गायब। हाँ, अब हो जाए ना। ये देखो, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नाम इंपॉर्टेंट है बहुत, इतिहास में हम नहीं जाएंगे। हाँ, ये देखेंगे आप इसमें कि इसको मिटा देते हैं। ये देखिए आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ सिक्किम आपको दिख रहा है पिंक कलर में, व्हाइट कलर में आपको भूटान दिख रहा है आपका। और यहाँ पर कौन सा भाग दिख रहा है आपको लिखा हुआ, इधर कौन सा क्षेत्र है आपका, तिब्बत है, जो कि चीन का इलाका है। इधर मैप से ही बना देते हैं आपका। ये देखिए, ये आपका सिक्किम रहा, और ये रहा आपका भूटान, ये। और इधर जो है वो तिब्बत का इलाका है, जिसको चीन का क्षेत्र भी कहेंगे। और इसी जगह पर आपका ये जो भूटान के बॉर्डर में देखिए, भूटान के साइड में हम यहाँ पर व्हाइट रंग का थोड़ा पैचेस डाले हैं, ये क्षेत्र कहलाता है डोकलाम। ये कहलाता है आपका डोकलाम। हाँ बाबू, इसका पीडीएफ जो है, पीडीएफ आपको जो है आज इवनिंग तक में मिल जाएगा। अभी हम देख रहे थे, मेरे बैग में नहीं था, लेकर आए तुमसे, हमें लगा लेकर आए हैं, मगर हम घर पहुंच के इसको हम सेंड कर देंगे आपको, ठीक है। तो अब आइए, ये रहा आपका डोकलाम। और ये क्या होता है कि अब देखिए, ये इस मैप में भी देखिए आपको, अब यहाँ पर आपको यहाँ पर इंडिकेट करते हैं हम डोकलाम को। ये देखिए, ये हो गया डोकलाम। अब इसके अंदर अगर चीन की सेना क्या कर रही थी, इसके अंदर यहां तक आके अपना आर्मी बेस कैंप बना रही थी। और आपका भारत का क्षेत्र मात्र छोटा सा, तुरंत यहां से भारत पहुंच जाता वो चीन की आर्मी, तो इसके कारण हमारे लिए खतरा था वो। तो इसलिए क्या होता, और डोकलाम का जो क्षेत्र है वो किसके कस्टडी में है, ये है आपका भूटान के कब्जे में। तो भूटान के क्षेत्र पर चीन जो है वो अधिकार कर रहा था, और अंदर तक आने से भारत पर भी खतरा था। तो भारत की सेना जो है वो इस डोकलाम में क्या होती है, खड़ी हो जाती है जाकर भूटान के क्षेत्र में। डोकलाम याद रखना है, मेरा क्षेत्र, हमारा क्षेत्र नहीं है। और वहां पर दोनों तरफ की सेनाएं लगभग 72 दिनों तक एक दूसरे के आमने सामने रहती है। 2017 का बहुत बड़ा इंसिडेंट था, महीनों चला था ये न्यूज में आपका। और उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद दोनों देशों की मीटिंग होती है, और इस मीटिंग के बाद चीन की सेना जो है वो यहां से पीछे हो जाती है। ठीक है ना, गुस्सा है, आज भी गुस्सा है चीन को इसको लेकर कि भारत के कारण पीछे हटना पड़ा। गलवान में भी उसके सैनिक ज्यादा मारे गए। तो हो सकता है कि भविष्य में चीन और भारत के बीच में आपको इस ढंग के संघर्ष और भी आपको देखने को मिलेगा आपका। तो खैर चलिए, तो ये भूटान से हमने देख लिया।
तो भूटान से हमारा कोई विवाद नहीं है। अच्छा, आपसे पूछेगा बफर राज्य क्या होते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि बफर स्टेट का मतलब क्या है, बफर मतलब कि दो देशों के बीच का जो तीसरा देश जो इसके बीच में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बफर देश कहते हैं। अगर मान लीजिए कि दोनों देशों के बीच में थोड़ी सी तनातनी है तो बफर देश होने के कारण संघर्ष थोड़ा कम होता है, क्योंकि आमने सामने अगर दुश्मन रहेगा तो मारा पीटी क्या होगा, ज्यादा संभव होता है आपका। तो ये बफर की बात करेंगे तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि भारत और चीन के बीच में बफर का काम एक नेपाल भी करता है, भारत और चीन के बीच में बफर का काम आपका भूटान भी करेगा। तो इसको कहा जाएगा आपको बफर राष्ट्र, ठीक है ना, जो इस प्रकार के तनाव को थोड़ा कम करते हैं बीच में दूसरा राष्ट्र होने के कारण। अब हो गया, चलिए अब इसमें देखिए एक आखिरी बचता है आपका कौन? अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की सीमा अगर आप इस मैप पर देख पा रहे होंगे तो आपको दिखेगा कि यहां देखिए इधर अफगानिस्तान दिख रहा है, ये अफगानिस्तान आपको दिख रहा है इधर, और ये अफगानिस्तान की बाउंड्री जो है वो देखिए एकदम पतला रूप में यहां तक चली गई है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो कुछ हिस्सा इसका किससे टच कर रहा है? ग्रीन वाला जो जोन है आपका जम्मू कश्मीर, सॉरी लद्दाख का जो जोन है उससे टच कर रहा है। अब ये अलग बात है कि यहां तक हमारे कब्जे में नहीं है, मगर हम तो ये पूरे क्षेत्र को अपना मानते हैं। तो इस लिहाज से अफगानिस्तान की सीमा भी भारत से क्या कर रही है? टच कर रही है। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अफगानिस्तान की सीमा के साथ अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा लगती है 106 किलोमीटर, परंतु वो क्षेत्र किसके अधिकार में है? पाकिस्तान के अधिकार में। क्या चीज? ताइवान अटैक किया किस पर? तालिबान, अच्छा हाँ ताइवान, हाँ तालिबान, हाँ हाँ। तो भाई देखिए भोजन बीच में क्या हुआ था कि भोजन पहुंचाने की जो बात थी कि भाई अफगानिस्तान में लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में भारत ने पहले पाकिस्तान को अप्रोच किया कि भाई आप इनके तक भोजन पहुंचाइए। तो कुछ इधर से गया, मगर ज्यादा इधर से इसलिए नहीं गया क्योंकि इनको पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है, मालूम चला भोजन पहुंचाए, भोजन इन्हीं में घूमता रह गया, यहाँ पहुंचेगा ही नहीं आपका। तो ये अरब सागर वाला रास्ता देखते हैं ना, इधर से समुद्र से होकर ईरान से होकर क्या करेगा, वो पहुंचा देगा आपका, ठीक है। तो ऐसे संबंध, अगर आपको अफगानिस्तान से एयर रूट अगर जाना हो तो पाकिस्तान के ऊपर से ही फ्लाई करते हैं। अगर पाकिस्तान इजाजत न दे तो हमें किधर जाना होगा? ऐसे घूम के जाना होगा, वाया ईरान होकर जाना होगा, या फिर हमें इस तरह से होकर जाना होगा। आपका ये आधार होगा, क्योंकि आपको हवाई जहाज को उस देश के ऊपर से भी उड़ने की इजाजत लेनी पड़ती है। खैर चलिए, तो अब ये देख लीजिए आप, अफगानिस्तान के साथ हमारी 106 किलोमीटर लंबी बाउंड्री किस केंद्र शासित प्रदेश से बाउंड्री टच कर रही है? हमारी लद्दाख से टच कर रही है आपकी। ये अलग बात है कि वो क्षेत्र हमारे कब्जे में नहीं है, लद्दाख से टच करती है। अच्छा आप देखिए यहां पर आप देख रहे होंगे ये पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर दिख रहा होगा, है ना, इधर पाकिस्तान इधर अफगानिस्तान। तो ये 1947 के पहले तो ये हमारा पार्ट था ना पाकिस्तान। ये जो व्हाइट रंग का पाकिस्तान दिख रहा है आपको यहाँ पर मैप में, ये तो हिस्सा हमारा था 47 के पहले। तो इसका मतलब कि ये जो बाउंड्री थी कभी 47 के पहले भारत और अफगानिस्तान की बाउंड्री थी। तो उस समय इस बाउंड्री को हम लोग किस नाम से जानते थे? डूरंड लाइन, ठीक है। तो अब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बाउंड्री है। 1947 के पहले ये भारत और अफगानिस्तान की बाउंड्री हुआ करती थी आपकी। दूसरी चीज कि ये बाउंड्री जो है वो 1896 में खींची गई थी, जब हमारे यहाँ अंग्रेज शासन करते थे और अफगानिस्तान में राजतंत्र था, राजा थे वहां के, ठीक है ना। तो उनके बीच में अफगानिस्तान के जो शाह थे उनको शाह कहा जाता था, और भारत के अंग्रेज जो गवर्नर थे उनके बीच में ये लाइन ड्रॉ किया गया और इस लाइन को डूरंड लाइन कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग 3 लाइन अभी तक देखे। कौन कौन सी लाइन देखे? एक लाइन देखे हम लोग मैकमोहन,
किसके किसके बीच में? भारत और चीन के बीच में, जिसको भारत मानता है परंतु चीन नहीं मानता है। दूसरी बाउंड्री हम लोग किसको देखेंगे? रेड क्लिफ, भारत और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री। ये रेड क्लिफ कौन थे? ये रेड क्लिफ थे, अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त किए गए थे। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दे दी थी? इन्होंने अपनी रिपोर्ट 17 अगस्त 1947 को दे दिया था। आजाद हम कब हुए? 15 अगस्त को। और 2 दिन के बाद हमको मालूम चल गया रेड क्लिफ रिपोर्ट के हिसाब से कि कौन क्षेत्र पाकिस्तान में जा रहा है और कौन क्षेत्र हमारे पास रह रहा है आपका। यही लाइन ड्रॉ हुआ था आपका। दूसरी चीज आप क्या देखेंगे? तीसरा लाइन आपने देख लिया, डूरंड, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है आपका। तो क्या डूरंड लाइन को अफगानिस्तान मानता है? नहीं मानता है। डूरंड लाइन को पाकिस्तान भले मानता है, अफगानिस्तान का कहना है कि ये जो पाकिस्तान का कुछ हिस्सा जो है वो मेरा है, इसको हमको दो। और आप देखिएगा आए दिन, चाहे वो तालिबान हो अफगानिस्तान में, चाहे तालिबान के पहले जो शासन थी, वो सभी कोई भी इस डूरंड लाइन को नहीं मानते हैं। और अभी हाल फिलहाल भी आप देखेंगे यहां पर चीन की, यहां पर पाकिस्तान की आर्मी तारबंदी कर रही थी, बाउंड्री लगाती है ना सीमा पर, तो तारबंदी कर रही थी। तो अफगानिस्तानी सेना ने गोलीबारी की, जिसमें कुछ पाकिस्तानी सैनिक भी क्या हो गए आपके, मारे गए। तो आप क्या देखते हैं, सुनते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों मिलकर साथ में रहते हैं, परंतु यहाँ अंदर में भी क्या है, बहुत सारे विवाद इनके बीच में चलता है। और इस विवाद में एक विवाद सीमा विवाद भी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य। ठीक है, तो चलिए आप इतना सारा हम लोग देख लिए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, बस नोट्स मिलना चाहिए। आप नोट्स आपको इवनिंग तक श्योर मिल जाएगा आपका। आइए इसके बाद हम लोग दूसरा बात करेंगे समुद्री सीमा। ठीक है ना, तो पहले तो हम नोटिस करते हैं इसमें कौन कौन से राज्य हमारे समुद्र से घिरे हुए हैं। तो एक राज्य हो गया आपका गुजरात, नंबर 1। दूसरा राज्य होगा कौन आपका? महाराष्ट्र, नंबर 2। तीसरा राज्य होगा आपका नंबर 3 कर्नाटक, और चौथा गोवा। चौथा गोवा। पांचवा में आएगा आपका केरल, और छठा में आएगा आपका तमिलनाडु, और सातवां में आप देख रहे हैं यहां पर आपको बताएंगे एक पौंडीचेरी लिखा हुआ दिख रहा है। पौंडीचेरी क्या है? हमारा केंद्र शासित प्रदेश है आपका, तो इसको आप सातवां मानिएगा। बताएंगे बाबू। इधर जो है, इधर का हिस्सा बंगाल की खाड़ी है, इधर का हिस्सा अरब सागर। ठीक है ना, तो ये तमिलनाडु का तट जो है आप क्या बोलेंगे, बंगाल की खाड़ी की तरफ भी है। और इधर देखेंगे तो आपका ये जो बीच का जो भाग दिख रहा है, ये ना तो अरब सागर है ना तो बंगाल की खाड़ी है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मन्नार की खाड़ी। अभी आएंगे उस पर भी हम लोग बताएंगे। अभी हम लोग इसकी बाउंड्री देख लेते हैं, उसके बाद द्वीप सबको देखिए। तो सातवां में पौंडीचेरी हो गया, आठवां में आपके कौन हो जाएंगे? आंध्र प्रदेश हो गया आपका। इसके बाद 9th नंबर में देखिए तो क्या होगा आपका? ओडिशा होगा। और 10वें नंबर पर देखेंगे तो आपका पश्चिम बंगाल हो गया आपका। तो 10 हो गया, और इधर इनको भी नहीं छोड़ना है हमें, अंडमान निकोबार को जोड़े तो 11 हो गए आपके, और लक्षद्वीप को जोड़ेंगे तो 12 हो गए कि नहीं 12। तब इस 12 में आपको राज्य को निकालना है और यूटी को निकालना है, केंद्र शासित प्रदेश को। तो आप देख रहे हैं कि इसमें 3 केंद्र शासित प्रदेश आ जा रहे हैं, एक लक्षद्वीप, दूसरा अंडमान और तीसरा पौंडीचेरी। तो कुल मिलाकर 12 में 3 अगर घटा दिए तो आपके बच गए 9। तो हमारे देश की राज्यों की बात करेंगे तो 9 राज्यों की सीमा समुद्री सीमा से है, और 3 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश 3 हो गए आपके, और कुल मिला के देंगे तो 12 हो गए आपके। अब इसमें आपका दूसरा प्रश्न होगा कि भाई ये सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे लंबी सीमा किसकी है समुद्र तट से? सबसे लंबी सीमा किससे है? अगर आप लोग ऑनलाइन में भी हैं, जुड़े हुए क्लास ले रहे हैं, तब भी मैसेज कर सकते हैं, हम देख रहे हैं मैसेज। तो इसमें सबसे लंबी सीमा बताइए। आंध्र प्रदेश नहीं, सबसे लंबी सीमा, इसको हटा देते हैं तो ये क्लियर हो गया 12-9। अब इसमें देखिए सबसे लंबी सीमा अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिलाकर कहा जाए तो सबसे लंबी सीमा होगी आपकी
अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर राज्यों की बात करेगा तो सबसे बड़ी सीमा किसके पास है? गुजरात के पास। देख रहे हैं बहुत कटा फटा तट खूब घूम रहा है, तो लंबाई बढ़ जाएगा ना, इससे ऐसे लंबाई बढ़ जा रहा है। तो ये सबसे ज्यादा राज्यों में गुजरात, और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक। अब इसके बाद एक प्रश्न ये भी आपका बनेगा कि हमने स्थल बाउंड्री को तो देख लिया कि 15,106 है, तो समुद्र की सीमा कितनी किलोमीटर में है आपकी? तो आप देखिए हमारी जो समुद्री सीमा है ये है 7,516.6 किलोमीटर। और याद रखना है ये मुख्य बाउंड्री को लेते हुए पूरे अंडमान का, लक्षद्वीप का, सभी को मिलाकर इतनी सीमा आपकी आती है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ देगा कि टोटल भारत में स्थलीय और जलीय दोनों सीमाओं को बताएं, तो 15,106.7 किलोमीटर स्थलीय सीमा हो गई, 7,516.6 जलीय सीमा हो गई, तो 713 का 1 12 1 3, ये हो गया 2 5 1 6 7 5 12, कितना हो गया आपका? 22,623.3। ठीक है ना। परंतु अगर किताबों में अगर ये मान के चल रहा है 15,200 किलोमीटर, क्योंकि लगभग किताबों में ही मेंशन होता है, मगर आप जब गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में जाइएगा तो ये मिलता है, किताब में एक बार छप गया तो इसको करेक्शन नहीं किया गया। 15,200 के हिसाब से जोड़िएगा तो इसको जोड़ लीजिए आप, ये जो आएगा आपका वो आंकड़ा हो जाएगा भारत की स्थलीय और समुद्री सीमा। अब बढ़ते हैं हम लोग, अब इसकी पूरी लैंड बाउंड्रीज हम देख लिए। अब जरा सा आपका इस मैप को छोटा करते हैं और छोटा करके आपसे पूछते हैं कि इसमें आप बताइए कि कौन सा ऐसा राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा न तो समुद्र से लगती है और न ही किसी दूसरे देश से लगती है। बताइए, मैसेज कीजिए ऑनलाइन में जो है, कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा न तो समुद्र से लग रही है और न ही किसी दूसरे देश के साथ लगती है। ठीक बताया आपने, झारखंड। एक तो आपका हो गया झारखंड, दूसरा छत्तीसगढ़, ठीक है। तीसरा आपका मध्य प्रदेश और तेलंगाना, इसके बाद हरियाणा, 4 हो गए और ये 5 हो गए, ठीक है। और एक हो जाएगा आपका राजधानी क्षेत्र दिल्ली, जो कि आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो मतलब कि इस आधार पर देखें तो 5 राज्य निकल कर आए आपके। 5 राज्य में आपके हो गया एक तेलंगाना, एक हो गया आपका झारखंड, एक हो गया आपका हरियाणा, एक हो गया आपका एमपी और एक हो गया आपका छत्तीसगढ़, और छठा यूटी के रूप में एक हो गया आपका दिल्ली। और भी कोई है? देखिए एक और भी है, आप चंडीगढ़ को अगर लेके चले तो चंडीगढ़ भी तो आ जाएगा इसमें, तो चंडीगढ़ को भी शामिल कीजिए इसमें। तो दिल्ली हो गया, और 7वें नंबर पर आप देखेंगे तो चंडीगढ़। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश और 5 राज्य, कुल मिलाकर आपके हो गए 7। ठीक। ऐसे ही फैक्ट्स आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसको ध्यान रखना है इस ढंग से। अब आइए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, तो इसको कैसा राज्य कहा जाता है? ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग? ऐसे क्षेत्र को कहते हैं स्थल अवरुद्ध राज्य, ठीक है। इंग्लिश में लैंड लॉक्ड स्टेट। अब आप बताइए इसमें कि भारत में कुल कितने राज्य हैं अभी?
28, कुल 28 राज्य। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। ठीक है, इन 28 राज्य में आप लोग पढ़े होंगे पॉलिटी में, हम लोग यहां पॉलिटी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग ज्योग्राफी में देखेंगे कि कौन राज्य, मतलब कि भारत की सीमा में परिवर्तन, ज्योग्राफी हो गया, सीमा में परिवर्तन भारत के राज्यों के अंतर्गत सबसे नया राज्य कौन बना? तेलंगाना। तो मतलब कि अगर हम लोग देखेंगे तो 1 नवंबर 2000 को एक राज्य बना, दूसरा राज्य बनेगा आपका 5 नवंबर 2000 को, और तीसरा राज्य बनेगा आपका 15 नवंबर 2000 को। हाँ, दूसरा नहीं, 9 नवंबर, और चौथा जो है वो आपका बनेगा जून 2014 में। अब बताइए एक एक करके कि 1 नवंबर को कौन सा राज्य बनेगा? सबसे पहले इधर से मैसेज कीजिए। हाँ अभिषेक जी, आप लोग जो भी सुन रहे हैं बताइए कि 1 नवंबर को कौन सा राज्य आपका एस्टेब्लिश हुआ? थोड़ा कंफ्यूजन था हमको भी। 9 नवंबर मतलब कि 1 नवंबर को बनेगा आपका छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को बनेगा आपका उत्तराखंड, और 15 नवंबर को हमारा झारखंड, और जून 2014 में आपका बनेगा तेलंगाना। ठीक है, हाँ तो ये 4 आपको लेटेस्ट है, और बाकी आप लोग पॉलिटी में पढ़े होंगे। ठीक है, कि हरियाणा कब बना, हिमाचल कब बना, ये सब चीजें। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 8 केंद्र शासित प्रदेश। चलिए इसमें शुरुआत करते हैं, किससे बताइए? हाँ ठीक, ठीक है, लद्दाख। एक हो गया आपका लद्दाख, और उसी में आपका बना आपका जम्मू एंड कश्मीर। ये दोनों पहले पहले आते हैं, इस पे बात करते हैं। लद्दाख और, हाँ लद्दाख और चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर कब बने आपके? हाँ नहीं तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ये बनेगा आपका 2019 में, मगर 2019 याद करने से काम नहीं चलेगा, इसको आपको डेट सहित याद करना होगा। ये कब अस्तित्व में आ गया? 31 अक्टूबर 2019। होता क्या है कि आपको राज्य जब कोई हम बनाते हैं तो स्वाभाविक है कि ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री अनाउंस कर दिया कि ये तुम्हारा राज्य ये अलग हो गया, ऐसा तो होता नहीं है। कैसे होता है? राज्य के निर्माण के लिए क्या किया था आपका? राज्य के निर्माण के लिए पहले संसद में, दोनों सदनों में इसको क्या करवाया जाएगा? आपका साधारण बहुमत सही परंतु पारित कराना होता है, और उसके बाद ये पारित हो जाने के बाद राज्यों से भी सलाह ली जाती है, उसके बाद राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, और राष्ट्रपति साइन करेगा तो उस दिन से क्या माना जाता है? ये कि बन गया, ये नया राज्य बन गया, आपका सीमा में परिवर्तन हो गया। तो अब होता क्या है कि अगस्त 2019 ईस्वी में हमारे गृह मंत्री जो हैं अमित शाह ने इसको लोकसभा में लेकर आए, इस मामले को, कि भाई हम इसको अब अलग करने जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ने जा रहे हैं। अब यहां पर अगस्त में ही लोकसभा में भी पारित हो गया आपका, और अगस्त में ही राज्यसभा में भी पारित हो गया, और अगस्त में ही इस पर किसकी साइन हो गई? राष्ट्रपति का भी साइन हो गया। मगर तीनों के साइन होने के बावजूद भी अगस्त में ये अलग अलग राज्यों के रूप में बनना प्रभावी नहीं हो पाया, इफेक्टिव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो इस डेट का इंतजार कर रहे थे, 31 अक्टूबर। क्यों इस डेट को चूज किया गया? क्योंकि ये 31 अक्टूबर जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस।
और एक चूंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही भारत को विभिन्न देशी रियासतों को मिलाकर एक किया था, इसलिए ये भी कार्रवाई की गई उनके उनके दिवस पर ही आपका किया गया। याद रखिएगा ये दोनों 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आते हैं आपका। अब इसके बाद देखते हैं इधर चलिए दूसरा आप नीचे की बात कर रहे हैं तो कौन हो गया आपका चंडीगढ़। ठीक है, अब चंडीगढ़ की देखो बाबू क्या है कहानी। ये हुआ क्या था आपका कि इधर देखेंगे तो जब 1947 के पहले की स्थिति क्या थी, ये पूरा पंजाब एक था जो पाकिस्तान में चला गया हो चाहे हमारे तरफ का पंजाब हो, और इस पूरे पंजाब का सबसे बड़ा जो क्षेत्र था, सबसे बड़ा जो शहर था वो शहर था लाहौर, है ना। लाहौर नाम सुन रखे आपने, तो लाहौर था आपका। मगर लाहौर किस में चला गया 47 के बाद, पंजाब जो पाकिस्तान वाला हिस्सा चला गया उसमें चला गया। तो पंजाब में इधर अब कोई बड़ा शहर नहीं था। और एक बात और ध्यान रखना है आपको कि क्या ध्यान रखना है कि ये जो आजादी जब मिली थी हमें, तो उस समय ना तो हिमाचल प्रदेश था ना ही हरियाणा था। उस समय पंजाब में ही कौन आते थे आपके, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा दोनों आते थे। ठीक है ना, तो मतलब कि पंजाब का मतलब आजादी के बाद तुरंत कहा जाए तो हिमाचल और हरियाणा को भी मिलाकर समझना है। तो लाहौर चला गया, तो अब पूरे इस पंजाब में केवल एक शिमला शहर ही था बड़ा। तो वो तो पहाड़ी पर था, हुआ कि मैदानी क्षेत्र में एक नया शहर बनाना जरूरी है आपका। तो फिर चंडीगढ़ शहर की बनाने की बात उठी। तो इसलिए आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है एक फ्रेंच मतलब कि फ्रांस के आर्किटेक्ट मतलब वास्तुकार, उनका नाम है आपका, उनका नाम हम लोग कहते हैं ली क्या नाम है, ली कार्बूसियर। इनको क्या माना जाता है, चंडीगढ़ को बनाने का प्लान्ड वे में योजनागत तरीके से बनाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। ये इंजीनियर कह लीजिए, आर्किटेक्ट कह लीजिए, जो कह लीजिए, इनकी बहुत बड़ी प्रतिमा है चंडीगढ़ में। इनका बनाया गया जो बिल्डिंग है ये यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में है, तो बहुत बड़ा नाम है। तो ये इसलिए चंडीगढ़ को क्या कहा जाता है, चंडीगढ़ को भारत का पहला प्लान्ड सिटी, इसको पहला प्लान्ड सिटी कहते हैं, या पहला नियोजित नगर, पहला नियोजित नगर। नियोजित नगर का मतलब क्या हो गया, ये नगर कई सेक्टरों में बटा हुआ है, कई सेक्टरों में बटा हुआ है कि भाई इस सेक्टर में आवासीय व्यवस्था, इस सेक्टर में घर रहेंगे, यहाँ पर पार्क रहेगा, यहाँ पर झील रहेगा, सारों जगह रास्ते कैसे बनेंगे, बड़े बहुत व्यवस्थित है। कभी जाने का मौका मिलेगा तो आपको खुद देखने को मिलेगा कि ये जो जोन है ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको बसाया गया है आपका। ये नाम आपको चंडीगढ़ को ध्यान रखना है आपका, ठीक है। और जब ये बनेगा, चंडीगढ़ नए शहर के रूप में स्थापित होगा, तो अब मारामारी शुरू हो जाएगी कि ये अब चंडीगढ़, उसके बाद क्या होता है 1966 में, कब 1966 में पंजाब से अलग हटकर एक नया राज्य बनेगा, इसको क्या कहेंगे, हरियाणा। तो अब दोनों की ये संयुक्त राजधानी हो जाएगी चंडीगढ़। हालांकि ये हमेशा पंजाब मांग करता है कि चंडीगढ़ के क्षेत्र को हमको दे दिया जाए और हरियाणा अपनी नई राजधानी बना ले, परंतु ये बातचीत होती रहती है, विवाद बना रहता है। परंतु वर्तमान में ये दोनों की राजधानी भी है और राजधानी के साथ साथ ये एक केंद्र शासित प्रदेश भी है आपका, ठीक है ना। ये इसलिए आपको इतना बता रहे हैं कि अभी पंजाब में एक नई गवर्नमेंट आई है। कौन आई है, आम आदमी पार्टी का वहां पर शासन आया आपका। और आम आदमी पार्टी के शासन बनते ही वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान, उन्होंने ये रिजोल्यूशन संकल्प पारित किया विधानसभा में कि चंडीगढ़ का क्षेत्र पंजाब को दिया जाए। क्लियर, इसलिए ये करंट अफेयर्स के न्यूज के हिसाब से आपके लिए महत्वपूर्ण होगा आपका। अब आइए इसके बाद उसके नीचे बढ़ते हैं तो कौन सा आएगा, देखिए केंद्र शासित प्रदेश में कोई बात नहीं, इसको हम लोग देखते हैं। यहां देखिए आपका दमन है ना, यहां लिखा हुआ दमन, तो देखिए दादर एवं नगर हवेली,
एवं दमन द्वीप। मतलब कि ये पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, इनको क्या कर दिया गया, एक कर दिया गया। कब किया गया इनको एक, ये हुआ आपका 26 जनवरी 2020 ईस्वी से ये दोनों हो गए आपके। तो इन दोनों की राजधानी कहाँ है अभी, मतलब ये अब तो एक हो गए, इनकी राजधानी दमन में, जबकि पहले अलग अलग राजधानियां थी। दमन द्वीप की राजधानी दमन हुआ करती थी और दादर और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा थी। अब दोनों का एक ही कैपिटल हो गया दमन। ये हमने देख लिया केंद्र शासित प्रदेश। अब आइए, अच्छा दिल्ली बीच में छूट गया ना ऊपर, तो दिल्ली हो गया आपका एक। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला नगर है आपका दिल्ली। यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, और साथ ही साथ यहां पर क्या है आपकी, दो ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है आपकी। एक दिल्ली और दूसरा पौंडीचेरी में, ठीक है ना, दो ही। बाकी ना तो दादर नगर हवेली में, जम्मू कश्मीर में भी है विधानसभा, मगर विधानसभा को भंग कर दिया गया। लद्दाख में भी विधानसभा नहीं है, और न तो अंडमान में है न ही लक्षद्वीप में है। तो दिल्ली और पौंडीचेरी दो मात्र ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें विधानसभा है। आप लोग पढ़िएगा पॉलिटिकल साइंस में, तो ये 69 में संशोधन के द्वारा ये अधिकार इनको दिया गया संविधान में। इस संशोधन के बाद इनको विधानसभा बनाने का अधिकार दिया गया आपका। ये रही आपकी दिल्ली की कहानी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगले केंद्र शासित प्रदेश की तरफ, तो पौंडीचेरी, जिसको हम लोग आज के वक्त में क्या कहते हैं, पुद्दुचेरी। तो पुद्दुचेरी का विस्तार जो है वो कहां से कहां तक है आपका, इधर बताइए, ऑनलाइन से भी अगर है तो आंसर दीजिए। पुद्दुचेरी जो है ये क्या एक ही जगह पर है या ये कई जगहों पर है? हाँ, 3 जगहों पर। देखिए, अगर इसमें अगर हम लोग देखें, ये रहा भारत के दक्षिण का हिस्सा, तो इधर आपको केरल दिखेगा, ये आपका तमिलनाडु है। तो इसी केरल के तट पर एक जगह है जिसको हम लोग कहेंगे माहे, ठीक है। तो ये भी एक पौंडीचेरी का हिस्सा है। इधर आइए आप तमिलनाडु वाले भाग में, तमिलनाडु वाले भाग में आपको 2 नाम आ जाएंगे। एक नाम जिसको हम लोग कहते हैं करिकाल, क्या कहते हैं, करिकाल। और इसी के ऊपर जो ये ओरिजिनल नाम जो हम लोग पढ़ते हैं पुद्दुचेरी, ये भी कहां है, तमिलनाडु वाले हिस्से में। और इसी पुद्दुचेरी के ऊपर जाएंगे तो तमिलनाडु की भी राजधानी मिलेगी आपको, कौन सी, चेन्नई। तो चेन्नई के नीचे कुछ क्षेत्र में तमिलनाडु का शासन नहीं है, बल्कि वो केंद्र शासित प्रदेश है आपका। तो ये हो गया पुद्दुचेरी। और एक आइएगा तो आंध्र प्रदेश में, जहां पर गोदावरी नदी आकर गिरती है, उस जगह पर भी क्या है, उस जगह पर भी आपको एक पौंडीचेरी का क्षेत्र मिलेगा, जिसको हम लोग कहते हैं यनम, ठीक है। तो 4 रीजन हो गए, कौन कौन, एक केरल का माहे, दूसरा करिकाल, तीसरा तमिलनाडु, दोनों लास्ट के तमिलनाडु में है, और चौथा जो है वो यनम आंध्र प्रदेश के समुद्र तटीय क्षेत्र में है। इन चारों को मिलाकर पौंडीचेरी कहा जाता है। और ये जो पौंडीचेरी है, इसका जो विधानसभा है वो यहाँ वाले पौंडीचेरी में, ये देख रहे ना, जो तमिलनाडु वाले में, यहीं पर इन चारों जगह के जो भी विधायक होते होंगे यहां आकर बैठते होंगे, ठीक है ना। चलो, तो पौंडीचेरी हो गया आपका। अब आइए इसके बाद एक चीज पर चर्चा करेंगे हम लोग, इसमें मैप पर हम लेते हैं। अब बताइए, 1947 में जब हमें आजादी मिली, तो स्वाभाविक है कि हमारा क्षेत्र सबसे ज्यादा किसके हाथ में था, ब्रिटिश के हाथ में था, अंग्रेजों के हाथ में था। वो चले गए,
तो क्या भारत में और भी किसी कोई यूरोपीय शक्तियां थी जिसके अधीन हमारा क्षेत्र था? कोई और यूरोप के देश थे जिनका क्षेत्र भारत में था? तो देखिए, भारत में आपको ये जो पौंडीचेरी हम लिखे हैं, जो पहले पौंडीचेरी कहलाता था, अभी पुदुचेरी है, ये किसके अधीन था आपका? फ्रांस के अधीन था। और ये इलाका जो है ये हमें फाइनली कब मिल गया? यानी कि हम आजाद 47 में हुए, मगर 3, 4, 7 साल के बाद पौंडीचेरी का इलाका पर भारत का अधिकार होता है, क्योंकि फ्रांस की गवर्नमेंट को कहा गया है कि ये हमारे क्षेत्र हैं, आप हमें दीजिए। तो फ्रांस की गवर्नमेंट ने कहा कि जनमत संग्रह होगा यहाँ पर, और जनमत संग्रह कराने के बाद यहाँ की जनता जिसे चाहेंगी उसको आप, यहाँ की जनता जिसे आप चाहेंगे उधर वो चला जाएगा आपका। तो फाइनली क्या देखते हैं, वो फाइनली यहाँ की जनता ने भारत के साथ रहने को पसंद किया, और इस तरह से बिना किसी हथियार उठाए फ्रांस जो है वो क्या करता है, पौंडीचेरी का क्षेत्र हमें वापस देता है। इसी ढंग से एक और भी नाम याद रखना है आपको, ये याद रखना है, यहां देखेंगे आप, इसी कोलकाता के पास में एक जगह था, इसको नाम याद रखिएगा। ये नगर है आपका, इसको क्या कहते हैं हम लोग, चंद्रनगर। तो चंद्रनगर के क्षेत्र को 1949 में ही फ्रांस ने किसको सुपुर्द कर दिया था? उस समय की तत्कालीन भारत की गवर्नमेंट जो थी, जवाहरलाल नेहरू के अधीन। तो आप देख लीजिए कि फ्रांस के अधीन हमारा पौंडीचेरी और दूसरा चंद्रनगर, एक बंगाल में, और पौंडीचेरी का इलाका आपका केरल में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में। ये था वो इलाका, क्षेत्र मिला हमें 1954 में, और चंद्रनगर हमको मिला 1949 में। ठीक है। एक इसी प्रकार से आप देखेंगे तो दूसरा जो यूरोपीय देश था जिसको हम लोग कहते हैं पुर्तगाल। दूसरा जो यूरोपीय देश था वो था आपका पुर्तगाल। और पुर्तगाल के अधीन हमारा कौन क्षेत्र था? ये देखिए यहां पर क्या है आपका, गोवा। और यहां पर आपको जो अभी हमने देखा, अभी दमन, दादर एवं नगर हवेली तथा दमन दीव, है ना, यहां देख रहे हैं आप यहां पर, और दीव यहां पर है, एकदम छोटा सा किला। ये पूरा क्षेत्र किसके अधीन था आपका? पुर्तगाल के अधीन था। तो मतलब कि इसको आप लिख सकते हैं गोवा प्लस दादर नगर हवेली एवं दमन दीव, ये क्षेत्र आपका, जिसमें आप देखेंगे दादर एवं नगर हवेली तथा दमन दीव, ये आपको मिल जाएगा कब? 1954 में। मगर गोवा से इनका मोह था, भाई बात सही है, गोवा आज भी मोह का, अभी हम घूमने जाते हैं, खूबसूरत जगह है अपने, तो गोवा और किनारे का जगह है, तो सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो गोवा के लिए हमें सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी, परंतु ज्यादा लंबा हिंसक झड़प नहीं हुआ, बहुत आसानी से, बहुत जल्दी पुर्तगाली सेना सरेंडर कर जाती है, क्योंकि पुर्तगाल कहाँ है, वहां से सेना यहां तक लाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल था। फाइनली गोवा जो है आपका 1961 ईस्वी में क्या होता है, आपके भारत के अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा आपका। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था इसको? इसके लिए चला था आपका ऑपरेशन विजय। ठीक है, तो ये हो गया। तो मतलब कि हम लोग तमाम ऐसे केंद्र शासित प्रदेश को देख लिए। कंटिन्यू करना है, कर जाना, करें ना। फिर आई, अब बच रहा है आपका 2 केंद्र शासित प्रदेश और बच गए। कौन कौन से बच रहे हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। लक्षद्वीप से शुरुआत करते हैं। इधर आपका लक्षद्वीप जो है, ये अगर हम बात करेंगे तो यहां पर टोटल कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप है। कोई 1.5 किलोमीटर का, कोई 800 मीटर का, कोई 2 किलोमीटर का, कोई 500 मीटर का, छोटा छोटा द्वीप है ना। और ये कैसा द्वीप है आपका? ये सभी द्वीप हैं आपके कोरल आइलैंड, प्रवाल द्वीप। प्रवाल क्या होता है आपका? बताएं आपको हम प्रवाल के विषय में। चूना पत्थर से बना हुआ एक मोलस्क जीव होता है,
जो चूना खाता भी है, चूना का होता भी है शरीर, उसके जो सीप जो समझते हैं आप, सीप नहीं है ये, मगर जैसे उसका भी शरीर सीप का भी क्या है, चूना पत्थर के आवरण है वो। तो ये जब मरते 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 क्या हो जाते हैं आपके, जैसे बताए थे कि मान लीजिए कि ये आपका समुद्र का इलाका है ये, और समुद्र में कोई नीचे ऐसी पहाड़ है जिसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है और जो पानी से ज्यादा गहरा नहीं है, पानी से इसकी यहाँ पर पानी 200 से 250 मीटर ही गहरी है, जहां तक सूरज की किरणें क्या है अंदर तक पहुंच पा रही। तो यहाँ पर जब प्रवाल क्या करेंगे, यहाँ पर प्रवाल मरते मरते क्या हो जाएंगे, जमा होते जाएंगे। अब ये प्रक्रिया लाखों वर्षों की होगी आपकी, और धीरे 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 यही भाग क्या होगा आपका, समुद्र के तल से ऊपर उठ गया तो द्वीप बन गया, और यही द्वीप क्या कहलाएगा आपका, प्रवाल। ठीक है ना। तो लक्षद्वीप यही प्रवाल द्वीपों से, छोटे छोटे द्वीप हैं ऐसे प्रवालों से बने हुए आपके। तो 36 द्वीप हैं, प्रवाल द्वीप है आपका। दूसरा चीज इसमें आप क्या देखेंगे कि इसका जो कुल क्षेत्रफल है, ये कुल क्षेत्रफल लगभग 32 वर्ग किलोमीटर का इसका कुल क्षेत्रफल है। दूसरा चीज, अगला जो पॉइंट देखेंगे इसमें, लक्षद्वीप का नाम आजादी के समय लक्षद्वीप नहीं था। लक्षद्वीप का नाम लक्षद्वीप कब होता है, 1973 में। ठीक है। तो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप जाना नाम से जाना गया 1973 में। तो मतलब कि उसके पहले क्या था आपका, तो उसके पहले अगर आप देखेंगे तो लक्षद्वीप को 3 अलग अलग द्वीप समूहों के नाम से क्या किया जाता था, आपको जाना जाता था। 3 अलग अलग आइलैंड से। एक द्वीप समूह को कहते थे हम लोग, या उस समय कहा जाता था, आज भी ये कहा जाता है, परंतु ये अब तीनों को मिलाकर एक नाम दे दिया गया है। एक था अमीन द्वीपी द्वीप समूह। अगर आप लोग पास एटलस हो, नहीं हो तो आप लोग मोबाइल पर भी क्या करेंगे, सर्च करके देख सकते हैं। अमीन द्वीपी द्वीप समूह दिखेगा आपका। दूसरा एक द्वीप समूह दिखेगा आपको, इसको कहते हैं हम लोग लकाद्वीप द्वीप समूह। ठीक। और तीसरा आपको पड़ेगा, एक है मिनिकॉय द्वीप। और 1973 में इसी का एक नाम क्या दे दिया गया आपका, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी कहां है, कवरत्ती। कहां है आपकी, कवरत्ती। एक छोटा सा ये भी आइलैंड है, द्वीप है आपका। मगर ये जो द्वीप है, ये भी राजधानी 1947 के समय, मतलब कि आजादी होने के बाद तुरंत नहीं बनी थी आपकी। ये राजधानी कब बनी, ये राजधानी बनी 1963 में। तो उसके पहले इस क्षेत्र की राजधानी कहां थी, तो उसके पहले इस क्षेत्र की राजधानी इसी केरल में एक जगह है, इसी केरल में एक जगह है जिसको कहते हैं कोझीकोड। क्या है आपका, कोझीकोड। इसी को कालीकट कहते थे ना, इसी को कालीकट कहते हैं। तो पहले लक्षद्वीप का शासन यहां से चलता था। 1973 में 63 में क्या कर दिया गया, इसको कवरत्ती नाम का, इसको छोटे द्वीप को राजधानी बना दिया। दूसरा चीज, अब चूंकि इसमें फैक्ट आपको पढ़ना है, तो अब जब यहां आपको जाना हो कवरत्ती, तो आप या तो जहाज से जाएंगे, या तो आप ऊपर वाले जहाज से, या तो नीचे वाले जहाज से। यही दो रास्ता है, नदी वाला आपका, जल वाला जहाज। तो जल वाले जहाज से जाएंगे तो खैर किसी भी द्वीप पर आप चले जाएंगे। मगर अगर एरोप्लेन से आपको जाना है तो आपको कवरत्ती नहीं उतरेंगे, क्योंकि कवरत्ती में एयरपोर्ट नहीं है। लक्षद्वीप में जाना है, इन 36 द्वीपों को घूमना है, तो आपको जाना होगा कौन से द्वीप पर, आपको जाना होगा एंड्रोथ द्वीप पर। कौन सा द्वीप है आपका, एंड्रोथ द्वीप। यहीं पर हवाई अड्डा है, एकमात्र हवाई अड्डा। क्या 36 द्वीप जो है, इन 36 द्वीपों पर लोग रहते हैं, नहीं। इन 36 द्वीप में मात्र 10 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं, और बाकी द्वीप क्या है आपका, निर्जन। निर्जन मतलब क्या, इसको बायोडाइवर्सिटी के रूप में
मैरीन बायोलॉजिकल जो पार्क्स हैं उसको कन्वर्ट किया गया, उसको संरक्षित रखा गया आपका। और लक्षद्वीप में रहने वाले लोग जो हैं उसमें से 90% से ज्यादा लोग किस धर्म को फॉलो करते हैं? इस्लाम धर्म। ठीक है, तो लक्षद्वीप से संबंधित आपकी इतनी जानकारी हो गई, जो कि आपका संघ केंद्र शासित प्रदेश हुआ। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसको कब घोषणा किया गया? 1956। कई सारे फैक्ट्स हैं, इतने ज्यादा आपके लिए नहीं पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट था जिसको आपने देखा। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो इसको हम लोग अब कल की क्लास में, मतलब कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज शाम तक आपको ये नोट्स पहुंच जाएगा, आप इसको अच्छे से पढ़िए और याद कीजिए, और हो सके तो एटलस ले लीजिए, नहीं तो मैप पर एटलस डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है।